मैं शाहजहां अंसारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला और नेट हिंदी साहित्य पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप चाहें तो सामने में मैं रख दिया हूं, देखिए। यूजीसी नेट हिंदी पेपर का एनालिसिस 2026 हिंदी पेपर का पूरा विश्लेषण कि किस टाइप का पेपर आता है और कहाँ से आता है और क्या पूछा जाता है। तो पेपर का एनालिसिस आज हम करेंगे। तो देखिए, चलिए बिना देर करते हुए पेपर विश्लेषण की रूपरेखा मुख्य बिंदु क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं भी अपने बारे में बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेट हिंदी साहित्य पाठशाला और यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला। मेरा दोनों यूट्यूब चैनल है और मैं हूँ आपका मेंटर शाहजहां अंसारी। अगर आपने यूजीसी नेट हिंदी सब्जेक्ट कोड 020 की परीक्षा दी है या आप आगामी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह व्याख्यान आपके लिए सबसे निर्णायक होने वाला है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट हिंदी 2026 के पूरे प्रश्न पत्र का सटीक, प्रामाणिक और विस्तृत विश्लेषण, इन डेप्थ पेपर एनालिसिस। तो देखिए, पेपर किस टाइप से बनते हैं, क्या बनते हैं, उसके विश्लेषण को आज हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, विश्लेषण के 4 आधार क्या है। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे कठिनाई के स्तर, यानी डिफिकल्ट लेवल। पेपर आसान है, मध्यम या कठिन, उसके स्तर पर। इकाई वाइज मतलब वेटेज, यूनिट वाइज वेटेज क्या है, किस इकाई से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट आप दीजिएगा। एनटीए का नया पैटर्न, यानी कि कथन, कारण, मिलान, कालक्रम के प्रश्नों का अनुपात क्या है। दोस्तों, मैं पहले तैयार कर लेता हूँ। आपको लगते होंगे कि मैं कंटेंट तैयार कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। मैं पहले बुक में लिखता हूँ, मैंने कॉपी में, और उसके बाद चाहे मैं जैसे कन्वर्टेड करूँ करता हूँ, लेकिन कंटेंट मेरा है और मैं पहले लिख करके ही हर एक चीज़ों को उसे तैयार करता हूँ, बदलता हूँ। तो चलिए, एक्सपेक्टेड यानी अपेक्षित कट ऑफ, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, श्रेणीवार सुरक्षित स्कोर, आगामी रणनीति क्या रह सकता है। तो देखिए, प्रश्न पत्र का समग्र स्वरूप व कठिनाई स्तर क्या क्या है। 2026 के प्रश्न पत्र से यह स्पष्ट है 2026 के प्रश्न पत्र से यह स्पष्ट ही केवल वन लाइनर रटने वालों के लिए पेपर कठिन रहा, जबकि मूल टेक्स्ट और अवधारणाओं को गहराई से पढ़ने वालों के लिए संतुलित स्कोर था। तो आप समझिए कि जो रटेंगे उसके लिए कैसा होगा और जो नहीं रटेंगे उसके लिए कैसा होगा। तो आपको क्या करना है, ये आपको खुद समझना होगा। अब देखिए, यहाँ तथ्यात्मक प्रश्न, फैक्ट बेस्ड, लगभग 35% पूछा गया है। क्या? तो रचना, रचनाकार, प्रथम या पत्र पत्रिका, संप्रदाय व परिभाषा से 35%, यानी कि समझिए 300 अंकों का 35% अगर निकाला जाए तो 10% होता है उसका 30 या 90। लगभग लगभग अंक अगर देखिएगा तो 90 प्रश्न पूछे गए हैं इसी में। रचना, रचनाकार, प्रथम, पत्र पत्रिका, संप्रदाय व परिभाषा। मैंने मेरा कहने का मतलब 100 प्रश्न में से 35 प्रश्न अगर देखा जाए तो इसी से रिलेटेड है, तथ्यात्मक प्रश्न। और कथन कारक विश्लेषण से क्या 30%, जैसे मार्क्सवाद, अस्मिता, विमर्श, छायावाद, आधुनिक बोध पर आधारित रहा था, ऐसा है। तो 30 और 35, 65% हो गया। अब बचा कितना? 35%। 35% में क्या पूछा गया, देखिए, क्रोनोलॉजी आज का सबसे अधिक पूछा जाने वाला है। मिलान व कालक्रम, क्रोनोलॉजी लगभग 25% पूछे जाते हैं, लगभग 25% पूछे जाते हैं। उसमें क्या पूछे जाते हैं, सबसे पहले उपन्यास, नाटक, इतिहास ग्रंथ व पात्र रचना मिलान देते हैं। इसमें सबसे अधिक यही चीज पूछा जाता है, सबसे अधिक। आपको लगेंगे कि इस टॉपिक से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन नहीं। मैंने विश्लेषण काफी दिनों से किया हूं और काफी प्रश्न पत्र को देख करके मैं आप सभी दोस्तों के लिए ये क्लासेज को लेकर के आया हूं कि यूजीसी नेट हिंदी 2026 का पेपर एनालिसिस क्या रहा, किस टाइप के प्रश्न कहाँ से बनते हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं और क्या क्या पूछते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बता रहा हूं मैं
और आपको उसी हिसाब से तैयारी करना है। 35% जो पूछा जाता है वो रचना, रचनाकार, प्रथम, पत्र पत्रिका संप्रदाय, वो परिभाषा से पूछा जाता है, हर एक मोमेंट से, हर एक टॉपिक से। और कथन कारक व विश्लेषणात्मक में मार्क्सवाद, अस्मिता, विमर्श, छायावाद व आधुनिकता, बोध पर आधारित पूछे जाते हैं 30%। मिलान व कालक्रम में, क्रोनोलॉजी में लगभग 20%। उपन्यास पूछे जाते हैं, नाटक पूछे जाते हैं, इतिहास ग्रंथ व पात्र रचना का मिलान पूछे जाते हैं इसमें। ये नहीं कि पूछा जा रहा है, मिलान पूछा जा रहा है, क्रम से लगाने पूछ दे रहा है, उसका समय पूछ रहा है, उसकी प्रमुख विशेषताओं को पूछ रहा है, उसका रचनाकार कौन है उसके बारे में मिलान करने दे रहा है, रचनाकारों का सही क्रम लगाने दे रहा है। रचनाकार 5 दे करके या 4 दे करके पूछेंगे, उसमें सही क्रम लगाइए, सुमेलित करें, ये सभी पूछे जा रहे हैं। बाकी टॉपिक देखिए, यहाँ भी रचना है, यहाँ भी रचनाकार है, प्रथम है, संप्रदाय, परिभाषा है, तो यहाँ फिर क्या हो गया, नाटक, इतिहास ग्रंथ, वो बात क्या, यहाँ हर एक टॉपिक से मिलान करने दे रहा है, सुमेलित करने दे रहा है, क्रम से लगाने दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। 10% क्या है, गद्यांश, काव्य, कॉम्प्रेहेंशन, लगभग 10%। 10 प्रश्न 2 अपठित पठित अवतरण पर आधारित होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, समग्र स्तर, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल, मॉडरेट व डिफिकल्ट, मध्यम से कठिन। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भाग 3, 10 इकाइयों का विस्तृत इकाई वार विश्लेषण। देखिए, 10 इकाइयों का मैंने टॉपिक वाइज लिया हूं कि कहां से क्या क्या पूछे जाते हैं, अक्सर मैंने उस चीज को लिया हूं। तो देखिए, सबसे पहले भाग 3 का 10 इकाइयों का विस्तृत विश्लेषण वार में यहाँ दे रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मिलेंगे इकाई 1, हिंदी भाषा और उसके विकास। अगर 10 इकाइयों को याद आप रख लीजिएगा, समझिए 25 प्रश्नों को आप याद रख रहे हैं, सिर्फ इकाइयों को अगर याद रख रहे हैं। और अगर सिलेबस में क्या क्या शामिल है, कौन सी रचना है, क्या क्या दिया हुआ है, अगर वो सभी चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं, उसका प्रकाशन वर्ष याद कर लेते हैं, उसके रचनाकार को याद कर लेते हैं, उसमें कौन सी कविता है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, रेखाचित्र है, संस्मरण, जीवनी है, आत्मकथा है, कौन सा इतिहास का पुस्तक है, कौन सी भाषा, कहाँ क्या टॉपिक है, अगर टॉपिकों को भी अगर खत्म कर लीजिए, समझिए आप 38 प्रश्न को सिर्फ सिलेबस से तय कर रहे हैं, बिना कुछ पढ़े हुए। सिर्फ सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस में क्या है उसको लिखिए, उसको याद कीजिए, उसको समझिए। 38 प्रश्न को आप उसमें समझिए, मैंने क्लियर कीजिएगा। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों, आपको अपना अनुभव। तो हिंदी भाषा और उसका विकास से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछा जाता है, आप लिख लीजिए। और किसी भी सेक्शन के एग्जाम को आप उठा करके देख लीजिए, 7 से 10 मिलेंगे आपको, 7 से 10 प्रश्न। मैंने इसलिए 8 लिखा हूं कि 1-2 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें 8 प्रश्न पूछे गए हिंदी भाषा एवं उसके विकास से। ये टॉपिक है पहला इकाई का। अब उसमें क्या क्या पूछा गया है, कहां से क्वेश्चन बना है, वो भी मैं बता रहा हूं, आप देखिए। तो सबसे पहले अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं का संबंध पूछता है। क्या? तो शोरसेनी, मागधी, ब्राचड़, पैसाची, ये पूछा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है पश्चिमी व पूर्वी हिंदी की बोलियों का ध्वनिकृत वर्गीकरण, ओकार बहुला और आकार बहुला, ये क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। समझ रहे हैं? टॉपिक कहां से क्या बन रहा है, मैं उसको आज लेकर के आऊंगा। पहले तो देखिए, तो पेपर एनालिसिस का मतलब क्या, पेपर का एनालिसिस किया हूं, कहां से किस टाइप का प्रश्न बनता है। समझ रहे हैं? देखिए, संवैधानिक स्थिति पूछा जाता है सबसे अधिक। अगर इस टॉपिक में सबसे अधिक मुझे जो प्रश्न मिला है वो ये मिला है, ये तीसरा पॉइंट, संवैधानिक स्थिति में अनुच्छेद 343 से 351, विशेष रूप से 351 के तहत संघ का कर्तव्य, ये पूछा जाता है। तो 5 है इसमें अनुच्छेद, पांचों को आप याद कर लीजिए, पांचों में क्या क्या है उसको याद कर लीजिए। अरे भाई, नहीं होगा याद, आपको कुछ दिन पहले रटा मारना होगा, रटिए, बाद में आप समझ जाइएगा, तभी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इकाई 2 में चलते हैं। इकाई 2 में क्या है उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा हम अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए, इकाई 2 में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। हिंदी साहित्य का इतिहास 2 नंबर है। ये इकाई जो है हमारा, इकाई का मतलब होता है तो यूनिट,
और सिलेबस में हमारे यूनिट है ये। यूनिट नंबर 2 में 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है 18 से आपको 22 प्रश्न भी मिले, लेकिन मैं एवरेज लिया हूं अपने 6 अटेम्प्ट का। 6th अटेम्प्ट तक के एग्जाम के सेक्शन में जितने भी टॉपिक में प्रश्न बने हैं वो मैं लिया हूं। ये किसी के द्वारा तैयार किया गया नहीं है, बल्कि ये मेरे खुद के द्वारा तैयार किया गया है। आप एग्जाम में बैठे हों तो आपको पता होगा, नहीं बैठे हैं तो आपको नहीं पता होगा। जो देख रहे हैं उनको लगभग पता होगा, जो फर्स्ट बार देख रहे हैं या फर्स्ट बार एग्जाम दीजिएगा उनको नहीं पता है। मैं हर एक पेपर का जब रिजल्ट आने से पहले आंसर की रिलीज होता है तभी मैं मिलान करता था। और क्या करता था जानते हैं? वीडियो बना लेता था उसका, और वीडियो बना करके उसको सारा का सारा प्रश्न में लिख लेता था। ऐसा है। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना में होगा होगा। तो मैं सारे प्रश्न को तो लिख लूंगा। उसमें क्या होता था, मुझे 25 प्रश्न ऐसे मिलते थे, हर एक सेक्शन में मुझे मिल जाते थे वो 25 प्रश्न। मैं ऐसा आपको बता रहा हूं, अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं? समझ रहे हैं? उसके बाद में हर एक सेक्शन के वीडियो का जो मैं क्वेश्चन पेपर तैयार किया हूं उसमें से चैप्टर देखता था कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न बने हैं। इसके बाद ये आज का क्लास में बनाया हूं पेपर एनालिसिस, कि पेपर का एनालिसिस कहां से क्या पूछा जाता है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ता हूं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे अधिक जो पूछा जाता है वो सिद्ध और नाथ साहित्य पूछा जाता है। रासो काव्य की प्रामाणिकता और अमीर खुसरो की भाषा पूछी जाती है। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, आदिकाल में। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो पूछे जा सकते हैं, वो भी आदिकाल में आते हैं, तो उससे घबराना नहीं। कुछ टॉपिक 1-2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन आदिकाल के संदर्भ में सिद्धनाथ साहित्य, रासो साहित्य वही है ना। रासो सा क्या है? पृथ्वीराज रासो है। समझ रहे हैं ना? प्रामाणिकता और अमीर खुसरो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता, अर्ध प्रामाणिक के बारे में कौन कौन से मत हैं, बस यही पूछे जा रहे हैं। विशल देव रासो के बारे में पूछे जाएंगे, कौन इसके मत में है, कौन इसके मत में नहीं। बस अमीर खुसरो की भाषा, उसकी रचनाएं, उसकी पहेलियां, बस ये हो गया। आदिकाल खत्म, आदिकाल खत्म। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? भक्ति काल। भक्ति काल में निर्गुण सगुण का दार्शनिक आधार क्या था? समझ रहे हैं? दर्शन का आधार क्या था, उसका प्रमुख पॉइंट उसका क्या था जो उसको हम मानते थे? कबीर के उलटबासी पद आखिर जो है वो क्यों है, इसको आप देखिएगा। आखिर उन्होंने उलटबासी माने कि लिखा, तो उसके पीछे वजह क्या था, ये पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं? जैसी कि पद्मावत के रूपक तथा सूर व तुलसी के समन्वयवादी विचार, ये पूछे जा रहे हैं। जैसी कि पद्मावत के रूपक पूछे जा रहे हैं, माने कि उसका क्या आधार है, क्या है उस रचना में, क्या प्रमुख विशेषताएं रहा था, क्यों उन्होंने इस चीज को रचना किया था, क्या उसका प्रमुख कारण था इस चीज को रचना करने का, वो पूछा जा रहा है। सूर और तुलसी के समन्वयवादी विचार क्या थे, दोनों में आखिर समन्वय क्या था विचार का, दोनों में ऐसी कौन सी विचार की परमान माने कि दोनों का विचार ऐसा क्या था कि दोनों को मिलता था। समझ रहे? भक्ति काल खत्म। इसके अलावा आप क्या देखिएगा, इसमें क्या है बताइए? एक ही टॉपिक से प्रश्न थोड़े बनते हैं जी, सब टॉपिक को मिला करके बनते हैं। अब आता है रीतिकाल। रीतिकाल में सबसे पहले क्या पूछा जाता है? 3 ही टॉपिक इसमें पकड़िए, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और इनमें तीनों कवियों को देख लीजिए 3-3 करके। देखिए यहाँ क्या है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। कवियों का वर्गीकरण, मैंने क्या कहा? कवियों का वर्गीकरण तीनों के 4, इसके 4, इसके 4, इसके 4, चारों के 4-4 कवियों को याद कर लीजिए क्रम से। खेल खत्म। इसके बाद देखिए तथा शुक्ल जी के आलोचनात्मक कथन देख लीजिए इस संदर्भ में। रीतिकाल के संदर्भ में माने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के क्या प्रमुख कथन रहे हैं, उस कथन को देख लीजिए। रीतिकाल के संदर्भ में उनके बहुत सारे कथन हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा के हैं, क्या बोलते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह के हैं। ये सभी को देखना पड़ेगा कुछ कुछ, तो ये यहाँ नहीं है, लेकिन अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो शुक्ल जी के संदर्भ में पूछे जाते हैं। कभी कभार ऐसा हो तो अलग चीज है, बोलता है ना अच्छा जब बुरा वक्त हो तो सोने को भी अगर छुइएगा तो मिट्टी बन जाएगा, तो वही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं।
आधुनिक काल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आधुनिक काल में क्या पूछा जाता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां, छायावाद के चार स्तंभों का कालक्रम और प्रगतिवादी चेतना, तीन टॉपिक है यहाँ। भारतेंदु व द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां क्या रही थी, दोनों का समन्वय अगर किया जाए तो दोनों में प्रमुख विशेषताएं क्या रही थी दोनों में। दूसरा क्या है? छायावाद के चार स्तंभों का कालक्रम। चार स्तंभ कौन है? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, याद रख लीजिए। चारों क्रम, प्रसाद है, पंत है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ये चारों स्तंभ माने जाते हैं। कौन? छायावाद के। और समय भी याद रख लीजिएगा चारों के। आप हमें कमेंट में बताइएगा चारों का समय क्या है क्रम वाइज। इसके बाद प्रगतिवादी चेतना, प्रगतिवादों में जो सबसे अधिक उसका विशेषताएं हैं, हाँ उसको याद कर लीजिएगा। बस आधुनिक काल खत्म। ये चारों टॉपिक को मिला करके, ये चारों टॉपिक को मिला करके ये 20 प्रश्न से 22 प्रश्न बनते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, ये चारों टॉपिक पर। समझ रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। साहित्य शास्त्र व भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, दो पुस्तक मिलेंगे आपको। यहां से लगभग 10 से 12 प्रश्न मिलते हैं। ये इकाई नंबर 3 का है, यूनिट 3, भारत एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। यहाँ भारत और पाश्चात्य दो है, इससे 10 व प्रश्न 10 और 12 प्रश्न बनते हैं। यहाँ दो है, भारत एवं पाश्चात्य दोनों टॉपिक है। और ये काव्य शास्त्र है। भरत मुनि के रस सूत्र के चारों व्याख्या का था भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त और उनके दर्शन। इनका 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 चारों का समय, चारों की रचनाएं और उनका दर्शन क्या था, बस ये याद रखना है। इसमें 3 पॉइंट, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या? भट्टलोलक का समय, उसकी रचनाएं और उसका दर्शन, 3 पॉइंट। शंकुक का समय, उसकी रचनाएं, उसका दर्शन। नायक का समय, रचनाएं, दर्शन। अभिनव गुप्त का समय, रचनाएं और दर्शन। बस 3 पॉइंट काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया है। मतलब परिभाषा आपको याद करना होगा। इसमें परिभाषा इन्होंने क्या दिया है, समझ रहे हैं ना? रचनाओं के संदर्भ में, रचनाओं में ही वो शामिल हो गया। बस ये चीज हो गया भरत मुनि के। अब ध्वनि भेद के आनंद वर्धन के वक्रोक्ति के 6 भेद कुंतक ने भी कहे हैं, उसको भी याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट खत्म। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपको क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पाश्चात्य में कौन है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पाश्चात्य में आपको मिलेंगे अरस्तु। सुकरात के गुरु कहे जाते हैं ये अरस्तु। अरस्तु का विरेचन व अनुकरण, टीएस इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, रिचर्ड का आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत और रूसी रूपवाद का इसका प्रमुख सिद्धांत क्या था, उसको आप याद कर लीजिएगा। मैं इसलिए इस सब चीजों को पकड़ का बेसिक बनाया हुआ हूं कि मैं जब बीए में था, काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का इतिहास चाट लिया था, मैं रट लिया था। भले समझूं मैं नहीं समझूं अलग बात। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने 3 बार पढ़ के खत्म किया था ग्रेजुएशन में। और वो भी जानते हैं कब? मैंने पहला साल खत्म कर दिया, दूसरे साल का पेपर जब देने जा रहा था उससे पहले मैं पुस्तक को खरीदा था। इसके बाद जानते हैं पेपर फाइनल 3rd ईयर का कंप्लीट होने से पहले मैंने 2 बार कंप्लीट कर दिया पढ़ के। और कंप्लीट करने के बाद जितना भी मैं पढ़ता था उसमें जितने टॉपिक मिलते, मतलब कि मुझे जितने भी कवियों का उल्लेख होता था, मैं कवियों का उल्लेख के साथ साथ समय भी लिख लेता था। मेरा वो नोट्स कॉपी आज भी है। अगर आप चाहें तो कमेंट कीजिएगा तो मैं उसे शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, या तो नोट्स का पीडीएफ भी बना करके मैं दे दूंगा। ऐसा है मैं पढ़ने के साथ। इसके बाद उसके अलावा मैं दूसरा पुस्तक नहीं लिया था हिंदी साहित्य का इतिहास के अलावा। ग्रेजुएशन का मैं बात कर रहा हूँ, तभी हम लोगों के सेक्शन में सेमेस्टर नहीं था, हम लोगों के खत्म होने के बाद सेमेस्टर लागू हुआ था। हम लोग थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस हिसाब से उसको मैं खत्म कर दिया। इसके बाद मैंने इसके बाद नहीं, मतलब उसी सेक्शन के अंतर्गत मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संदर्भ में एक पुस्तक लिया था, भारत एवं पश्चात काव्य शास्त्र का। क्या नाम है मैं भूल रहा हूं उसको, लेकिन मैं पढ़ा नहीं। और एक मेरे पास पुस्तक है, मैं उसको आपको दिखाऊंगा वीडियो में। मेरी एक वीडियो है, उस वीडियो में सिर्फ पाश्चात्य काव्य चिंतन, पुस्तक का नाम है पाश्चात्य काव्य चिंतन।
पश्चात काव्य चिंतन, इसको सर्च मार के आप देखिए, वो पीले कलर का एक पुस्तक आएगा, उसको मैं लिया था। उसमें पश्चात के बारे में जो बताया गया था ना, मैं बताना चाहता हूँ आपको, चर्चा जब कर दिया हूँ तो करिए देता हूँ। पश्चात के बारे में जो दिया था, अरस्तु अरस्तु इलियट, रिचर्ड, रूसी रूपवाद, मतलब जितने भी हैं सब के बारे में बहुत बढ़िया दिया था। क्या क्या है, क्या समय है, क्या पुस्तक है, उसकी क्या माने विचारिक, माने कि उसका विचार क्या था, उसका विशेषता क्या था, ये बहुत डेफिनेशन से दिया था। पुस्तक का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, पाश्चात्य काव्य चिंतन। बस यही आपको लिखना है। दो लेखक है, उन्होंने लिखा था, मैं भूल रहा हूँ, ग्रेजुएशन का ये पुस्तक है। मैं पढ़ा नहीं था लेकिन मैं लिखता था उसको। और जानते हैं वो कब मैं पढ़ा? जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल कर दिया 2019, जब मैं एडमिशन लिया एमए में। एमए में आकर के, यानी जब मैं पीजी कर रहा था, तभी मैंने और दो पुस्तक लिया, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको लिया। और इसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र लिया मैं पुस्तक, और मैं पढ़ने का स्टार्टिंग किया। तब जानते हैं हमारे पास मटेरियल का। उसके बाद मैं बताता हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में, सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में। फिर मैंने लिया भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का पुस्तक जो है, वो एक आता है, राजस्थान ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित होता है, आप सर्च मार के देख लीजिएगा, लेखक का नाम मैं भूल रहा हूँ। राजस्थान ग्रंथ अकादमी द्वारा वो पुस्तक प्रकाशित होता है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। आप लिख लीजिएगा फ्लिपकार्ट में, देखिएगा उसके पुस्तक जितने भी आते हैं सब मंगवा लीजिए। मैंने 4-5 हजार का पुस्तक मैंने मंगाया था हर एक सब्जेक्ट की, और मैंने सारे पुस्तकों को पढ़ के खत्म किया। समझ रहे हैं? तभी होता है। आगे बढ़ता हूँ, चर्चा इस जगह मैं नहीं करना चाहता, मैं पुस्तक के संदर्भ में वहां तक चला गया। खैर, कभी कभी छोटी बातें होनी करनी चाहिए। ये हो गया कंप्लीट। अब आता है यूनिट 4 में। यूनिट 4 में क्या है? वैचारिक पृष्ठभूमि। देखिए, वैचारिक पृष्ठभूमि में लगभग 6 से 8 प्रश्न आते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है? वैचारिक विचार, विचार तो किसके? गांधी दर्शन, सत्याग्रह, सर्वोदय, अंबेडकर दर्शन, जाति प्रथा उन्मूलन, मार्क्सवादी, द्वंदात्मक, भौतिकवाद। बस 3 प्रश्न इसमें बनेंगे, 3 इसमें, या फिर इसी में 4 दे देंगे, इसमें 2 देंगे, या फिर इसी में 5 दे देंगे, इसमें 1 देंगे, या फिर इसी से 6 प्रश्न दे देंगे, बस खेल खत्म। यही है वैचारिक पृष्ठभूमि। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है, वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक विधाएं जिसे हम कहते हैं। इकाई 5 से 10 जो हमारा टॉपिक है वो सुपर मोस्ट है। मूल टेक्स्ट आधारित विधाएं हैं ये, लगभग 40 प्रश्न है। समझिए कि पास होने का मार्क्स जो होना चाहिए वो एक यूनिट में है, 5 से 10 तक का। आधे भाग एक ही में रिलेटेड है। अगर उधर कंप्लीट कीजिएगा तो इसमें 20% आपका कंप्लीट है, सीधी सी बात है। 60% तो ऐसे हो गए दोस्त। अगर 10-15% और अगर आप तैयारी कर लीजिएगा तो जीआरएफ तो होना है, कैसे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उपन्यासों में क्या पूछे जाते हैं? गोदान। गोदान जो है आपके एक एक शब्दों को याद कर लीजिए। गोदान हिंदी उपन्यासों का समझिए महाकाव्य है, और उसे महाकाव्य कहा गया है उपन्यासों का। और किसने कहा है वो हमें आप कमेंट में बताइए। और मैं आज खुल के आप सभी दोस्तों को ये क्लासेज करवा रहा हूँ। आपको क्लासेज कैसा लगेगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी का व्यक्तिगत निजी जीवन को बदल सकता है, ये एक साहित्यकार ने कहा था। आपका एक छोटा सा प्रतिक्रिया किसी भी इंसान का निजी जिंदगी को बदल सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? आप हमें इस चीज को कमेंट में बताएं, किसी के भी। समझ रहे हैं? तो इसलिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, चैनल पर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। गोदान। गोदान के पात्र कौन है उसको याद रखना हुआ है। देखिए, सिलिया है, माता दीन है, मेहता है, मालती है, ये सभी है गोदान के। इसमें होरी है, धनिया है, ये सभी है, सोना है। और गोदान का मुख्य पात्र तो होरी ही है, तो उसको तो याद करना होगा। लेकिन अन्य सभी पात्रों को भी आपको याद करना पड़ेगा। इसमें पूछे जाते हैं कि पुरुष पात्र कितने हैं, महिलाओं का पात्र कितने हैं, ये पूछे जाते हैं। बच्चों के पात्र इसमें कितने हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको पात्रों को याद करना होगा। पात्र का नाम क्या था, कितने पुरुष थे, कितने महिलाएं, ये भी याद रखना होगा। क्योंकि
अब का सेक्शन जो ऐसा है एग्जाम का, वो पास करवाना नहीं है, पास करवाना नहीं बल्कि उसे छांटना है, समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेला अंचल मेरीगंज, गांवों को याद रखना। मेला अंचल मेरीगंज, राग दरबारी, शिवपालगंज, झूठा सच को भी देखना होगा। और तमस का विभाजन परिदृश्य क्या था उसको भी आपको याद रखना होगा। कहानी, अब आते हैं उपन्यास में। ये चारों पांचों उपन्यास जो है सुपर मोस्ट है। इसमें देखिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, गोदान को शब्दों को याद रखना होगा, बिल्कुल एक एक शब्द को 10 बार पढ़िए। कोई, मैंने गोदान को कम से कम 7-8 बार पढ़ा है, 7-8 बार। मैं ये नहीं बोलता हूँ 10-15 बार, लेकिन आप कम से कम 4-5 बार जरूर पढ़ें, तभी आपको उसके पात्र, उसकी व्याख्या जो है, मतलब कौन से पात्र ने किसने किसको क्या बोला है, वो तभी याद हो सकेगा जब आप कहानियों को देखेंगे या पढ़ेंगे या सुनेंगे, तभी। इसके बाद आप मेला आंचल को पढ़ें। मेला आंचल हमारा ग्रेजुएशन में भी था, तो मैं तभी भी पढ़ा था, कम से कम 10 बार इस उपन्यास को मैं पढ़ चुका हूँ। राग दरबारी में 3-4 बार पढ़ा। झूठा सच, ये विभाजन के त्रासदी पर आधारित है, उसे पढ़ना होगा। तमस 73 है, 1973 में, बहुत सुपर मोस्ट है, कम से कम तमस को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद ये सभी चारों पांचों उपन्यास तो पढ़ना ही होगा। फिर अज्ञेय का एक उपन्यास आता है, उसको भी कम से कम पढ़िए, 41 में है। आगे बढ़ते हैं। कहानी, उसने कहा था, फ्लैशबैक शिल्प पर आधारित है कहानी। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। हाँ, 3 कस्में खाता है। कौन कौन सी कस्में हैं, तो कौन कौन सी कस्मों का मैं जिक्र कर देता हूँ, इस जगह मुझे थोड़ी बता देना ही उचित समझ में आ रहा है। सबसे पहले कि नौटंकी वालों में जो महिला है उसे अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाना। दूसरी बात, बांस नहीं लादना। और तीसरी बात क्या है, तीसरी कसम क्या खाता है बताइए आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अब आते हैं चीफ की दावत, वो भी कहानी पढ़ लीजिएगा, बहुत सुपर मोस्ट है। महिला बुजुर्ग पर आधारित, एक उसके बेटे का चीफ आता है, उस पर आधारित है। और नाटक भारत दुर्दशा, इसके शब्दों को याद रख लीजिएगा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, प्रतीकात्मक पात्र है ये। अंधा युग 5 युगों पर आधारित है, सही क्रम याद रख लीजिएगा। अंधा युग किसका है, धर्मवीर भारती। नाटक है दोस्त 5, इसके 5 भाग हैं। 5 भागों को, कौन कौन से भाग में क्या विशेषता है उसको याद रख लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ आप तभी माने कि इसको एक दवाई की तरह याद माने कीजिए, तभी हो सके। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का पढ़िए, हमारा ग्रेजुएशन में ये सिलेबस में था। आषाढ़ का एक दिन बहुत सुपर मोस्ट है, नाटक है ये। द्वंद्व, अंतर्द्वंद का चित्रण है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का है, उसको भी पढ़िए। चंद्रगुप्त 31 में, उसको भी पढ़िए। चंद्रगुप्त के लगभग जितने नाटक है उसको आपको पढ़ना होगा, सुपर मोस्ट है। अधिकतर प्रश्न बनते हैं स्कंदगुप्त नहीं तो चंद्रगुप्त, पूछे पूछे ही जाएंगे आपको, समझ रहे हैं। अब आते हैं निबंध व अनिविदाएं क्या है, कविता क्या है, निबंध है। शुक्ल जी का आपको पढ़ना होगा, पढ़ना ही होगा, इसमें कोई बहाना नहीं है। शिव शंभू के चिट्ठे, ये भी पढ़ने होंगे। नाखून क्यों पढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के, क्यों पढ़ते हैं, प्रतीकात्मक नाटक है, क्या है इसमें। उद्धरण है, क्या भूलूं क्या याद करूं, आचार्य हजारी क्या बोलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन का है। आवारा मसीहा 74 किसका है, आवारा मसीहा बताइए आप। आवारा मसीहा जो है किसका है, कमेंट में बताइए। मुर्दैया पढ़ना होगा, मुर्दैया रेखा चित्र है। अब आते हैं भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 पेपर के 5 सबसे बड़े ट्रेंड्स और एनटीए का बड़ा पैटर्न जो बदला हुआ है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी का दबदबा है उपन्यासों, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, मेला आंचल, झूठा सच, राग दरबारी, तमस। और इतिहास ग्रंथों जैसे ताशी का, सेंगर का, गिरियर्सन का, मिश्र बंधु का, शुक्ल का, सही क्रम आपको लगाने देंगे। मैं यहाँ इसलिए ये सभी चीजों को लिखा हूं कि यही सब चीजों पर अधिकतर पूछा गया है। क्रम मैं बड़े हेडिंग में लिख देता हूं, क्रम पूछे गए हैं किस पर। तो देखिए, उपन्यासों पर, मेला आंचल पर कौन कौन से उपन्यास हैं उसका मैं जिक्र। अब मल्टीपल स्टेटमेंट प्रश्न ABCDE देकर केवल A भी सही है वाले प्रश्नों की संख्या 30 से अधिक रही है। इसी में तो ज्यादा आदमी उलझता है, ये बोलेगा A B सही है BC गलत है, BC सही है तो CD गलत है, अब A भी सही है तो AD क्यों गलत है, यही सब पूछे जाते हैं। खाली अकबकवाता है, बढ़िया बढ़िया सब पास करने वाला लड़का वहां फेल हो जाता है, खाली अकबकवाता है। अब आप ही बताइए, मैं यहाँ शिक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप जनरल कोटा से भर रहे हैं,
₹1200 आप एक फॉर्म को भरने में दे रहे हैं, एक फॉर्म को। आप बताइए 7-8 लाख, 80 लाख, 70 लाख आदमी भरता है, उसको आप गुना कर दीजिए ₹1200 से, या तो 1200 हटा करके ₹1000 से, कितना जाता है उसका गवर्नमेंट का, कितना कितना कमाता है वो एक सेक्शन। इसलिए साल भर में 2 सेक्शन वो एग्जाम कराता है गवर्नमेंट, और उसमें कितना बच्चा ऐसा है जो पास नहीं कर पाता है, खाली बकवाता है। ए बी सही है तो सी डी क्यों गलत है, सी डी सही है तो बी सी क्यों गलत है, यही पूछा जाता है। मैंने बताया ना आपको, मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दिया था, 3 अटेम्प्ट पर मैं लगातार पास नहीं कर पाया, पास तक ऐसा होता था। चौथा, पांचवा, छठा, इसके बाद मेरा जो रिजल्ट आया ना, वो हमारे पास है, समझ रहे हैं। तो बकवाता है वो, वही सब देते हैं। ट्रेंड 30% से अधिक देगा। इसके बाद टैक्स के भीतर से पंक्तियां और संवाद, पात्रों का आंतरिक संवाद और कथनों का सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने क्या बताया आपको, पात्र का संवाद पूछा जाएगा, उसका कथन पूछा जाएगा, कथन और कारण, प्रगतिवाद, अस्तित्ववाद, आधुनिकता बोध की वैचारिक समझ की पूछा जाएगा, व्याकरण और भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, देवनागरी लिपि के सुधार और बोलियों के क्षेत्रों का सटीक मिलान करने देगा। अब क्या इसमें देगा, तो देखिए मैं अभी इसका अगला पेज भी आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए वो पेज को हटा करके ये दूसरा पेज में बता रहा हूं। उसका परीक्षा पैटर्न जो रहता है वो क्या रहता है, उसका परीक्षा पैटर्न जो रहता है 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 300 अंकों का, 3 घंटे का रहता है। और इसमें नेगेटिव माने कि नकारात्मक अंकन नहीं रहता है। पेपर 1 सामान्य 50 प्रश्न रहता है, 100 अंक रहता है। उसमें जो बनता है वो शिक्षण अभिरुचि, शोध अभिरुचि, बोधगम्यता, तार्किक तर्क, डाटा व्याख्या, आईसीटी, जन पर्यावरण, उच्च शिक्षा, ये 5-6 टॉपिक हैं, उस पर प्रश्न बनते हैं। और 50 प्रश्न रहते हैं, 100 अंक रहते हैं, यानी नंबर रहते हैं। अब आते हैं पेपर 2 हिंदी साहित्य, जो आपका अपना टॉपिक है, उसमें 100 प्रश्न रहेंगे और 200 नंबर रहेंगे, यानी हर प्रश्न के दोनों सेक्शन में 2-2 नंबर हैं। आप तैयार करेंगे 150 प्रश्न, आपको मिलेंगे 300 नंबर। तो देखिए भाषा विज्ञान है, साहित्यास है, भाषा व पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, वैचारिक पृष्ठभूमि, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, अन्य गद्य माने की विधाएं हैं। अब इसमें जून स्तर में क्या क्या पूछा गया है, किस स्तर में पूछा गया है, वो मैं सटीक आपको बता दूं। देखिए जून 2026 का हिंदी पेपर का स्तर एवं मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या रहा था, किस हिसाब में पूछा गया था। देखिए इसमें जून 2026 के प्रश्न पत्रों को केवल सामान्यतः रटने के बजाय कृतियों का आंतरिक कथ्य, पात्रों, संवादों, कथनों, कालक्रम, अवधारणा को समझें, तभी आप पास कर सके। इसमें मैंने दिखाया ना आपको, देखिए मूल रचनाएं व पात्र को आपको याद रखना, उपन्यासों के, नाटकों के पात्रों के संवाद का कथन, जैसे प्रसिद्ध पात्रों द्वारा कहे गए आंतरिक संवाद, रचनाओं का कालक्रम प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही आरोही क्रम देगा, आलोचकों के कथन, जैसे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह की टिप्पणियां, मैंने कुछ देर पहले भी जिक्र किया ना, ये सभी चारों पांचों आलोचक जो हैं आपको याद करने होंगे। इनके संदर्भ पर जो भी किसी भी विशेष पुस्तक या काल या किसी भी के ऊपर इन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं वो आपको याद रखने होंगे, तभी आप सफल हो सकिएगा। हो सकता है किसी साहित्यकार के परिभाषाओं के संदर्भ में किसी सेक्शन में अधिक पूछे गए एग्जाम, तब आप क्या कीजिएगा। मैंने 3 अटेम्प्ट, मैंने क्या बताया, मैं बहुत क्लियर करके गया था, लेकिन मैं पैटर्न को नहीं समझ पा रहा था, और जिस बार मैं तैयारी करके जाता था उस बार ज्यादा परिभाषाओं को पूछ देता था। फिर तीसरा मैंने 1.5 साल मेरा वैसे पार हो गया। तब मैं जैसे दूसरे साल में जब अटेम्प्ट किया, प्रवेश जब हुआ, तब क्या, अब आप ही को मैं बताता हूँ, एक ही पिच पर एक ही बॉलर को हर एक साल आप अगर खेल रहे हैं और 10-10, 15-20-20 ओवर अगर उसे खेल रहे हैं, तो आप क्या उसे खेल नहीं सकिएगा। एक बार आपको आउट किया, 2 बार आपको आउट किया, 3 बार आउट किया, चौथे बार आप नहीं खेल सकिएगा, बेहतर खेल सकिएगा। तो वही चीज है दोस्तों। संविधान मैंने ऊपर में जिक्र किया, अब आगे दिखाता हूं क्या किस टाइप में प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे सॉलिड में चर्चा आपको कर देता हूं, पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण रचनाएं, पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण रचनाएं, नाटक, कहानियां, क्या उपन्यासों में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है गोदान देखना होगा, शेखर एक जीवनी, देवरानी जेठानी देखना होगा। उसमें गोदान में क्या, होरी, हीरा, भोला राय, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, सिलिया। शेखर एक जीवनी, वहां मैं कुछ चीजों को जिक्र कर दिया, यहाँ मैं कुछ चीजों को जिक्र कर देता हूँ। इसमें आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आपका 2 पेज बनेंगे, लेकिन उसमें टेंशन नहीं, आप एक जगह कंटेंट को तैयार कर लीजिएगा। अब आते हैं, देखिए शेखर एक जीवनी अज्ञेय का शेखर है, शेखर के व्यक्तित्व का अंतर्द्वंद और युग संघर्ष का चित्रण इसमें किया गया है। देवरानी जेठानी की
कहानी देवरानी जेठानी सामाजिक सरोकार और पारिवारिक संरचना है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये दूसरे सेक्शन का एग्जाम के आधारित है, इसलिए मैंने दो फॉर्मेट में दिखाया, पहला वाला कुछ दिखाया, अभी वाला दो, जबकि दोनों सिलेबस पर आधारित है। कभी उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं नाटक। देखिए नाटक में आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, आधे अधूरे मोहन राकेश का है, बकरी सर्वेश्वर दयाल का, सक्सेना का है 74 ईस्वी में, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आषाढ़ का एक दिन नाटक मंच पर पात्रों के प्रवेश का क्रम है, जैसे दांतुल्य है, निश्चय है, निक्षेप है, रंगनी है, अनुनासिक, आधे अधूरे जो सावित्री महेंद्रनाथ पारिवारिक संबंधों का बिखराव है, टकराव है इसमें। इसको कर लीजिए, हमारा एमए में भी था, इसको तो मैं चबा गया हूँ। ये सावित्री कौन, ये आधे अधूरे, अंधेर नगरी वो बकरी नाटक व्यवस्था, वो विरोधी तीखा का व्यंग है, इसमें व्यंग है। निबंध जो आपको देखने होंगे निबंध, इसलिए मैंने समझा उचित कि मैं वहां उतना सा चर्चा कर दूंगा, तो आप उतने से ही चर्चा को आप सफल मानिएगा। लेकिन नहीं दोस्त, वो एक ही सेक्शन के हैं, ये मैं दूसरे सेक्शन को दिखाया। जो टॉपिक है किस पे, 40 प्रश्न आपको जो 5 से 10 तक में मिलेंगे, यूनिट नंबर 5 से लेकर के यूनिट नंबर 10 तक में जो अधिकतर पूछे जाते हैं, उसके संदर्भ में मैं ये दूसरा पेज आपको दिखा रहा हूं कि एक सेक्शन में वो पूछा गया, दूसरे सेक्शन में ये, मतलब इसलिए मैं बताया आपको कि दोनों सेक्शन जो है वो एवरेज है। अब देखिए निबंध में क्या पूछे जाते हैं, मजदूरी और प्रेम, पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह पूरा नाम, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त के हैं। मजदूरी और प्रेम के भागों का सही क्रम या गडरिया का जीवन है, मजदूरी की मजदूरी है, प्रेम मजदूरी है, वो क्रम है, मजदूरी और कला है, मजदूरी और फकीरी है। ये आपको क्रम में इसलिए यहाँ लिख दिया कि आप इसे याद कर सकते हैं, सुपर मोस्ट है, इसको आप लिख लीजिए, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको इस तरह का। शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन की नीति का व्यंग है, इसमें शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त के सुपर मोस्ट है। आप इस चीज को याद कर लीजिए, बिल्कुल एक बार में नहीं होता, 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। कहानी व संस्मरण क्या है, उसने कहा था, गुलेरी का, ईदगाह प्रेमचंद का, माटी की मूर्त है, राम वृक्ष बेनीपुरी, पढ़ना पड़ेगा। ग्रामीण पात्रों के रेखाचित्र है, प्रथम विश्व युद्ध की, ये तो आप समझते होंगे किस पर आधारित, मैं आगे आगे चर्चा कर देता हूँ। प्रमुख लेखक व आलोचक, उनकी वैचारिक स्थापना है, इस पर मैं टॉपिक को दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये मैंने अभी नहीं दिखाया था। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, कबीर, तुलसी, केशव घराना, आलोचनात्मक दृष्टि आपको देखना होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से। क्या देखना होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास, कबीर, तुलसी, केशव घराना, आलोचनात्मक दृष्टि आपको देख लीजिए। मैंने ये शुक्ल के आधार पर आप कंप्लीट कर लिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से आपको कबीर की वाणी का डिटेक्टर कहा, क्यों कहा, वो देखना होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, सांस्कृतिक मानवतावाद को आपको देखना होगा कंप्लीट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामविलास शर्मा को आपको आलोचनात्मक के ऊपर मैं बता रहा हूं, इस चीज को भी आप याद रखें। रामविलास शर्मा का हिंदी जब नवजागरण, भारतेंदु यू, निराला की साहित्य साधना, प्रगतिशील चेतना, ये सुपर मोस्ट है। निराला की साहित्य साधना, निराला के ऊपर जीवन, इन्होंने मैंने सारा आलोचनात्मक इन्होंने किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा सुपर मोस्ट है, आलोचक की दृष्टि से सुपर मोस्ट है, आपको देखना होगा। डॉक्टर नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान और कविता के प्रतिमान, कविता के प्रतिमान जो है रामविलास शर्मा के, कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह के, आप लिख लीजिए, दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों रचनाओं को जिक्र कर दिया। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह और कविता के प्रतिमान रामविलास शर्मा का है, लिख लीजिए। सिर्फ उसमें नए नहीं है, दूसरी परंपरा की खोज, आधुनिक समीक्षा डॉक्टर नामवर सिंह के ही। वो ही अज्ञान का तार सप्तक देखना होगा, शेखर एक जीवनी देखना होगा, प्रयोग बाग एवं व्यक्तित्व चेतना देखना होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सप्त क्रांति और समतुला मूलक सामाजिक राजनीतिक चिंतक भी देखना होगा आपको। ये सुपर मोस्ट है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को समझा कि उचित है ये। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तिथियां व भाषा संबंधी अवधारणाएं व संभावित कट ऑफ क्या रह सकता है, उसके बारे में मैं आपको जिक्र कर देता हूं थोड़ी, उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। जून 2026 में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजन हुआ। 16 अगस्त 2026 को प्रोविजनल उत्तर कुंजी स्पॉन्सरशिप मैंने मिला उसका। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको क्लियर नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिए, अगर दिए होंगे तो उसका भी। 18 अगस्त 2026 को उत्तर कुंजी का आप्रति दर्ज कराने की अंतिम तिथि, शुल्क 200 रुपये देकर के आप किसी भी प्रश्न को आप चैलेंज कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन, विभिन्न पोलियों के शिफ्ट के कठिनाई स्तर के संतुलन हेतु प्रयुक्त प्रतिक्रिया है। भाषा की अवधारणाएं क्या, बुधाक्षर, क्लोज्ड सिलेबस, जिस शब्दांश का अंत वेजना ध्वनि पर होता है, उदाहरण ह स। मुक्ताक्षर, ओपन सिलेबस, जिस सिलेबस
सिलेबस बोलता हूँ। जिस शब्दांश का अंत स्वर ध्वनि पर होता है। उदाहरण हा। अंक गणना सूत्र। कुल अंक पेपर 1 सही प्रश्न और पेपर 2 प्लस पेपर 2 का प्रश्न पत्र। संभावित कट ऑफ विश्लेषण क्या है? विशेषज्ञों द्वारा अनुमानित कट ऑफ और केवल मार्गदर्शन हेतु आधिकारिक कट ऑफ एनटीए द्वारा अंतिम परिमाण के जारी की जाती है। देखिए इसमें क्या है, किस हिसाब से प्रश्न पत्र बनेंगे और किस हिसाब से पूछे गए हैं। तो देखिए मैंने अभी ये नजदीक वाला मैं बताया परीक्षा, ये 2026 का जून वाला। देखिए शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि यह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। यह टिप्पणी किस लेखक द्वारा अपने उपन्यास की भूमिका में की गई है? बताइए, ये पूछा गया है इस सेक्शन का। ये प्रश्न पत्र है। देखिए ऐसे ही पूछे जाते हैं, प्रमुख संवाद हुआ आप। तो देखिए अगेन शेखर एक जीवनी की भूमिका में इस चीज को लिखा है, समझ रहे हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। कबीरदास की वाणी को समझने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि उन दिनों की जाति के बचे खुचे पुराने संस्कार क्या थे। यह कथन किस आलोचक का है? सुपर मोस्ट है। ये पूछे या न पूछे अलग बात है। ये पूछे या न पूछे ये हमारी दृष्टि से सुपर मोस्ट है, आप लगा लीजिए इसे। अरे समझने के लिए भी कुछ चीजों होता है दोस्त, कुछ चीजें होता है। देखिए कबीर की वाणी को समझने के लिए निहायत जरूरी है कि इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि उन दिनों इस जाति के बचे खुचे पुराने संस्कार क्या थे। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सुपर मोस्ट है ये। अब आगे बढ़ लीजिए। आकाशदीप कहानी में मुझे इस बंदीगिरी से मुक्त करो, यह कथन किस पात्र का है? अरे दोस्त जाओ जाओ अभी तुम बाद में। हाँ मैं थोड़ी इधर बात कर रहा था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इधर बात। हाँ आकाशदीप कहानी में मुझे इस बंदीगिरी से मुक्त करो, कथन किस पात्र का? बुद्धगुप्त का है। जयशंकर प्रसाद की रित कहानी का है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में पात्रों के प्रथम प्रवेश का सही क्रम क्या है? देख लीजिए क्रम का सही। दांतुल है, निक्षेप है, रंगनी है, अनुनासिक है। देख रहे हैं। मजदूरी और प्रेम के निबंध के प्रमुख शीर्षकों का सही क्रम क्या है? मैंने ऊपर में आपको क्यों कहा, मैंने ऊपर में इस चीज को मैंने जिक्र के रूप में कहा ना। और मैं बीबीआई आपको बताया ना, मजदूरी और प्रेम बताया ना आपको। देखिए यहाँ पूछा गया गडरिया का जीवन है, मजदूरी है, मजदूर की मजदूरी है, प्रेम मजदूरी है, मजदूरी और कला है। यह है। भारत संविधान की किस अनुच्छेद में दो राज्यों के बीच अथवा राज्य के बीच संघ के बीच पत्राचार की राजभाषा का प्रावधान है? अनुच्छेद 346। देख लीजिए मैंने क्यों कहा आपको 341 से लेकर के 51 तक, 43 से लेकर के 51 तक क्यों इंपॉर्टेंट है? यही पूछा जाता है। देख लीजिए सामने में जून का जो पेपर हुआ, पेपर 6 प्रश्न में उठा के आपको दे रहा हूँ। सारे प्रश्न को मैं अभी जिक्र नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि उसी को अगर कीजिएगा तो आप हमें कमेंट में कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के 7 सूत्र सफलता रणनीति क्या है, मैं इसके बारे में आपको जिक्र करता हूं। देखिए मूल रचनाएं पढ़ें, केवल गाइड पर निर्भर न रहे। उपन्यास, नाटक व कहानियों का मूल पाठ पढ़ें, अवश्य पढ़ें, तभी आप माने कि पास हो सके। मैं आपको बताता हूं एक चीज। 2021 मेरा फाइनल ईयर था एमए का। तो अभी भी याद है उस टाइम में पेपर में मैं पढ़ा था कि 2021 में केरल में एक लड़का था, उसका शादी लगा। तो शादी लगने के बाद हम लोग तो दहेज माने कि अब तो कुछ कुछ समय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो दहेज आज से 5 साल की पहले की बात है, दहेज तो लिया जाता था, अभी भी लिया जाता है। तो अच्छा खासा था। तो लड़का को बोला दहेज तुम क्या लोगे? तो बोला मैं दहेज नहीं लूंगा, मैं शादी करूंगा, लेकिन मुझे कुछ मांग है, आप पूरा कर दें। तो बोला क्या? बोला मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ, नेट की तैयारी कर रहा हूँ। और उसका सब्जेक्ट जो था वो मलयालम था। सब्जेक्ट जो था वो मलयालम था। तो बोला मलयालम पेपर का मुझे संपूर्ण सिलेबस में जो भी आधारित रचनाएं हैं मुझे संपूर्ण चाहिए। तो बताया जाता है मोटा मोटी उसमें, यहां बता देता हूं मैं, मोटा मोटी 2.8 लाख लाख 2.8 लाख 2.8 लाख के आसपास उसका मटेरियल
उसका ससुर जो हुआ उन्होंने उसको खरीद के दिया और वो तैयारी किया और जेआरएफ पास किया। तो समझिए वो भी एक तरीका हुआ लेने का, समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मूल रचनाओं को आप पढ़िए। सिर्फ गाइड को पढ़ने से अगर पास किया जा सकता तो फिर पुस्तकें फिर क्यों होती। तो इसलिए आपको पढ़ना होगा, क्योंकि गहराई वाले प्रश्न है, आप पढ़ करके पास करके आप एक प्रोफेसर बनिएगा। हाँ, वो या खाता प्रोफेसर बनिएगा आप। प्रोफेसर आप बनिएगा तो आपको मटेरियल तो आपको पढ़ना होगा ना। देखिए, पात्र एवं संवाद डायरी, पात्रों के परस्पर संवाद व कथन नोट करते हेतु अपनी अलग अलग डायरी बनाएं। कालक्रम का नियमित अभ्यास, रचनाकारों और कृतियों का आरोही कालक्रम की सारणी बनाएं। विगत वर्षों के प्रश्न PYQ पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों की व्याख्या सहित पुनरावृत्ति करें, माने अभ्यास करें। इसके बाद क्या है, भाषा विज्ञान व व्याकरण में क्या, बोलियों के क्षेत्र, ध्वनिगत लक्षण व अपभ्रंश का सूक्ष्म अध्ययन करें। संवैधानिक अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक को संपूर्ण सही आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप पास हो सके। नियमित मॉक टेस्ट 3 घंटे की समयावधि में 150 प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। ये नहीं कि 3 घंटा में एग्जाम दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ 100 तो 100 प्रश्न में बनाऊँ। नो, आप 150 प्रश्नों को तैयार करके आने का सक्षम तैयार कीजिएगा, तभी आप सफल हो सकिएगा। ऐसा नहीं कि 100 प्रश्नों को आप तैयार बना के ये 50 प्रश्न छोड़ दीजिए आप जेआरएफ पास की। नहीं दोस्त, मेरा मानना है कि आप चाहे जाने या ना जाने, मैं जानता हूँ सपोज 140, तो ऐसा नहीं कि मैं 140 जानूंगा। मेरे पास अगर समय है 10 प्रश्नों को मैं ट्राई करूंगा। नेगेटिव नंबर नहीं है, पहली बात आप याद रखिए, नेगेटिव नंबर नहीं है। नेगेटिव नंबर नहीं है, तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। 10 प्रश्न है, समय है, तो मैं प्रयास करूंगा 4 ऑब्जेक्टिव, तो मैं एक को भी अगर टिक लगा दूं, मेरा कहने का मतलब अगर एक को भी अगर टिक लगा दूं, सही हो गया तो मैं पास हो जाऊंगा ना, मेरा यही मानना है। तो देखिए वो चीज़ हो गया, हल करने का अभ्यास करें। तो लास्ट में मैं यही मोटिवेट के साथ आपको बोलूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारा चैनल है UGC नेट हिंदी साहित्य पाठशाला और नेट हिंदी साहित्य पाठशाला। मेंटर क्रिएटर शाहजहां अंसारी। और मेहनत आपकी, अंत में वही बात मैं बोलता हूँ, मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा, मंजिल आपकी सफलता है दोस्त। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।